नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपूत और स्वागत है आपकी अपनी चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हम जो है कक्षा 10 की बुक में आपका जो पाठ नंबर 4 है विश्व का इतिहास, ये पढ़ रहे थे। दोस्तों, इससे पहले हमने इसके 3 वीडियो अपलोड किए हैं, आपने नहीं देखे तो आरबीसी क्लास 10 सोशल साइंस की हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको इस वीडियो के मिल जाएंगे। आज हम पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए दोस्तों, आज देखते हैं लोहे उद्योग में नई तकनीकी परिवर्तन। इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम में आने वाली मुख्य सामग्री लोहा और कोयला और लोहा ऐसे बहुतायत उपलब्ध था। यानी दोस्तों, इंग्लैंड के अंदर जो मशीनीकरण था, जो मशीनों का काम था, उसके अंदर कोयला और लोहा दोनों की आवश्यकता थी, दोनों मुख्य सामग्री थी और दोनों के दोनों दोस्तों इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे शीशा, तांबा, रांगा, टीन भी खूब मिलते थे। लेकिन पुरानी पत्ती से लोहे की मांग की आपूर्ति नहीं की जा सकती, अतः लोहा ऐसे को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी। यानी पहले जो प्राचीन तरीका था जिसे लोहा निकाला जाता था, उससे जो है उसकी मांग की पूर्ति नहीं की थी, इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए दोस्तों अनेक विधियां खोजी जाने लगी। 1709 में इब्राहिम डर्बी द्वारा दमन भट्टी का आविष्कार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कोक यानी पत्थर का कोयले का प्रयोग किया गया, जिससे लोहा इसको पिघलाने और साफ करने का काम सुगम हो गया। यानी इब्राहिम डर्बन ने क्या दमन भट्टी का आविष्कार किया, जिसमें क्या पत्थर का कोयले का प्रयोग किया गया, जिसमें लोहा ऐसे को पिघलाने और साफ करने का काम बहुत सरल हो गया। इस आविष्कार ने धातुक्रम उद्योग में क्रांति ला दी। द्वितीय डर्बी ने 1711 से 68 ईस्वी में ढलवा लोहे से पिटवाकर लोहे का विकास किया। हेनरी कोर्ट ने 1740 से 1823 में आलोडन भट्टी, जिससे पिघले लोहे में अशुद्धि दूर किया जाता है, और बेलन मिल का आविष्कार भी किया गया, जिससे शुद्ध और अच्छे लोहा संभव। ये धीरे धीरे लोहे के अंदर दोस्तों सुधार हो रहे हैं। लोहे से बनी मशीनें अधिक वजनदार होती थी और उनमें जंग भी लग जाती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए खोज हुई इस्पात का आविष्कार हुआ। इस्पात बनाने में लोहे से कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज, अन्य पदार्थों का उपयोग किया गया। इस्पात लोहे की अपेक्षा हल्का था, मजबूत था, जंगरोधी था और लचकदार था। हेनरी बेसमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी, जिसे बेसेमर प्रक्रिया कहा जाता है। इस विधि से डलवी लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया गया। इस लोहे उद्योग में एक क्रांति आई। परिवहन के क्षेत्र में नया आविष्कार। बढ़ते व्यापार एवं उद्योग के कारण परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता भी महसूस की गई। परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी है मकाडम, इसने सड़क निर्माण का एक नया तरीका निकाला, जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थर की परत, उसके बाद छोटे पत्थरों की परत और उसके बाद मिट्टी बिछाई जाती थी। यानी स्कॉटलैंड के जो निवासी थे, उन्होंने एक नई तरीका निकाला था सड़क का। बाहरी सामान का परिवहन सड़क मार्ग से खर्चीला और असुविधाजनक होता था। यानी जो भी बाहरी सामान था वो दोस्तों सड़क मार्ग से एक तो खर्चीला था, एक असुविधाजनक होता था। अतः बाहरी सामान के परिवहन को सुगम व सस्ता निर्माण करने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सनी कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिदाली द्वारा बनाई गई। यानी आपको ध्यान रखने वाला है कि इंग्लैंड की जो पहली नहर है वेयर्सनी कैनाल, वो कब बनाई गई? 1761 में। किसने बनाई? जेम्स ब्रिदाली ने। इससे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया। इंग्लैंड में 1788 में 1798 में अनेक नहरों का निर्माण किया गया, जिसका कारण इसे नहरों नमाद के नाम से पुकारा जाने लगा। 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांद लेस्टपेज ने स्वेज नहर का निर्माण कराया, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इससे यूरोप और भारत के मध्य की दूरी 1/3 कम हो गई। परिवहन को अधिक सस्ता और सुगम बनाने के लिए परिवहन साधन में भाप की शक्ति का उपयोग किया जाने लगा। अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में प्रथम वाष्प शक्ति चालित नौका का भी आविष्कार किया, जो पहली बार हडसन नदी में चली थी। यानी भाप से चलने वाली नौका जो पहली बार कहाँ चलाई गई? अमेरिका की वाशिंगटन, जिस शहर जिसके किनारे कौन सा शहर बसा है? वाशिंगटन। हडसन नदी। स्थल मार्ग पर लोहे की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन के आविष्कारों ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1814 में जॉर्ज स्टीफंस ने प्रसिद्ध भाप इंजन यानी रॉकेट का आविष्कार किया। इसी के साथ रेलगाड़ियां और परिवहन का एक ऐसा साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहता था। 1830 में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में चलाई गई। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा व अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय और कम खर्च में लाना जाना संभव कर दिया।
अब देखो संचार के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हुए। 1844 में सैमुअल मोर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। इस तार यंत्र ने विश्व के माध्यमों को परस्पर जोड़ने का काम किया। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने दुनिया में संचार की क्रांति ला दी। अब देखते हैं औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम थे। औद्योगिक क्रांति के परिणामों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला परिणाम है आर्थिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा वैचारिक। तो सबसे पहले देखो आर्थिक। उत्पादन एवं वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि हुई और आर्थिक संतुलन बिगड़ा। यानी उत्पादन और व्यापार में तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन जो आर्थिक संतुलन दोस्तों वो बिगड़ गया। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों का विकास हुआ, यानी गाँवों का विकास कम हुआ, शहरों का विकास ज़्यादा हुआ। कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ, कुटीर जो छोटे उद्योग धंधे वो खत्म हो गए। राष्ट्रीय बाजारों का राज्य द्वारा संरक्षण मिला और औद्योगिक पूंजीवाद का विकास से हो गया। दूसरा है राजनीतिक परिणाम। राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ी तो मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति से औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हो गई और श्रमिक संगठित हुए और अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हुए। यानी राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि इसमें लोकतंत्र की मांग बढ़ी, एक तो मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और श्रमिक संगठित होकर अनेक प्रकार के आंदोलन करने लगे। सामाजिक परिणाम, नए समाज वर्ग का उदय हुआ, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव हो गया, नई संस्कृति का जन्म हुआ, मानवीय संबंधों में गिरावट आई, शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ने से गंदी बस्तियां भी बढ़ी। वैचारिक परिणाम, आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया और समाजवाद का उदय हुआ। यानी समाजवाद की विचारधारा यहीं से उत्पन्न होती है और आर्थिक उदारवाद की भी। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो देखो सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं। जर्मनी 18वीं शताब्दी के अंत में 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। जर्मनी जो है 18वीं शताब्दी के आसपास कितनी रियासतों में बंटा हुआ था? 300 छोटी बड़ी रियासतें थी। भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी के राज्यों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। यानी जर्मनी जो है उसमें 3 भागों में बंटा हुआ था भौगोलिक स्तर पर, उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। उत्तरी भाग में प्रासा, सेकेंसी, हैनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य थे। यानी उत्तरी भाग में प्रासा, सेक्सनी, हानोवर, फ्रैंकफर्ट ये राज्य थे, जबकि मध्य भाग में राइनलैंड और दक्षिण भाग में बुटेमरबर्ग, बेवारिया, बादेन, पेलिटेंट और हेड दामरेस्ट आदि थे। आकार और सैनिक की दृष्टि से प्रासा सबसे शक्तिशाली थी। यानी अगर हम आकार और सैनिक की दृष्टि की बात करें तो प्रासा राज्य था जो कि उत्तरी जर्मनी में मौजूद था, वो सबसे शक्तिशाली था। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विखंडित होते हुए 2 बातें जर्मनी के राज्यों को आपस में जोड़ी हुई थी। यानी इनका राजनीतिक विखंडन था, लेकिन 2 बातें जोड़ी थी। पहला, राज्य में रोमन सम्राट के प्रति सैद्धांतिक रूप से आदर की भावना रखना। दूसरा, डाइट का अस्तित्व, जहाँ राज्यों के प्रतिनिधि एक मंच पर उपस्थित होते थे। यानी यहाँ पर 2 बातें इनको जोड़ती थी। एक तो जो रोमन सम्राट था उसके प्रति ये सैद्धांतिक रूप से आदर करते थे। दूसरा जो डाइट, यानी जो यहाँ की जो संविधान जो सभा है, मान लो अब वहाँ के जो प्रतिनिधि है वो एक मंच पर उपस्थित होते थे। जर्मनी में राष्ट्रीयता के निर्माण का कारण 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस लिपन के अनुसार यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। यानी फ्रांसिस लिपन ने कहा था कि ये एक मजाक की तरह है कि आधुनिक जो जर्मनी है इसका जन्मदाता माना जाता है नेपोलियन को। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी? पहली, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। यानी जर्मनी की जितनी भी समस्या थी उसमें ऑस्ट्रिया जो था वो हस्तक्षेप कर रहा था। जर्मन राज्य में आर्थिक, पांथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानता। यानी इनमें आर्थिक समानता भी थी, सामाजिक समानता थी भी और राजनीतिक असमानता थी जर्मनी के राज्यों में। तीसरा, इंग्लैंड भी फ्रांस की भांति जर्मन राज्यों में रुचि बनाए था। उसने हनोवर प्रांत के बने उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप कर रहा था। यानी जिस प्रकार फ्रांस यहाँ हस्तक्षेप कर रहा था उसी प्रकार इंग्लैंड भी यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा था। चौथा, अधिकांश राज्यों की स्थिर सैनिक शक्ति, यानी बहुत कमज़ोर सैनिक शक्ति। 5, जन सामान्य में जागृति अभाव, यानी जन सामान्य को कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी के दक्षिण राज्यों में पोप के प्रभाव, जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था। यानी जर्मनी के जो दक्षिण राज्य वहाँ पर पोप का प्रभाव था, वो जर्मनी के एकीकरण में भी बाधक था। आगे देखते हैं जर्मनी एकीकरण में सहायक तत्व। पहला है जोल्लरविन। देखिए जोल्लरविन जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत से पूर्व उसके आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। यानी राजनीतिक एकीकरण से पहले क्या हुआ? आर्थिक एकीकरण, जो प्रासाद द्वारा 1818 में भाउजर बेग सोदर शोषण नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संधि जोल्लरविन ने की गई।
दोनों राज्यों के मध्य चुंगी समाप्त कर दी गई और व्यापार जो है एक निर्बाध रूप से होने लगा। इस आर्थिक संधि ने प्रादेशिक और क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया और जर्मनी के एकीकरण में क्या थी, बाधक थी। कैटल बी के अनुसार जोल्डरविन के निर्माण में भविष्य में प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग तय किया गया। रॉबर्ट इर्गेग ने लिखा कि जोल्डरविन ने क्षेत्रीय भावनाओं को दबाया तथा मजबूत जर्मन राष्ट्रवादी तत्वों को प्राथमिकता दी। 1834 में जर्मन के सभी प्रमुख राज्य इसके सदस्य बन गए। प्रारंभ में जोल्डरविन के पीछे प्रासा का एक राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहा, परंतु धीरे धीरे प्रासा जोल्डरविन के नेतृत्व के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण और राजनीतिक नेतृत्व में उत्तरदायित्व लाने के लिए अज्ञात रूप से प्रस्तुत हो रहा था। फिर है आपका बौद्धिक आंदोलन। बौद्धिक आंदोलन में देखो, जर्मनी के एकीकरण में जर्मन के दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार और कवियों का भी योगदान रहा। यानी जर्मनी की जो एकीकरण है इसमें जर्मनी के दार्शनिक मान लो, इतिहासकार मान लो, साहित्यकार मान लो, उनका भी योगदान रहा। चाहे वो लिप्टे हो, चाहे ईगल हो, डेलमेल हो, हॉर्डनबर्ग हो, हेंटिंग हो, हाइन हो, प्रमुख दार्शनिकों की भूमिकाएं रही है जिन्हें जर्मन लोगों ने जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना भरी। यानी इनमें क्या है, जर्मन जाति जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना ये भरी गई। पिक्टे ने जर्मन में फ्रांस विरोधी विचारों को उचित बताते हुए राष्ट्रीयता की भावना भरी। जर्मनी के जेन्ना विश्वविद्यालय में 1815 में बार्शनफोर्ट नामक एक देशभक्त संगठन भी बनाया गया। इस संगठन ने जर्मन देशवासियों के नैतिक उत्थान पर भी जोर दिया। इस संस्था ने देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता व एकता की भावना पर भी जोर दिया। तीसरा है औद्योगिक विकास। जोल्डरविन की स्थापना और विस्तार से साथ जर्मनी में व्यापार और उद्योग में भी विकास को मार्ग मिला। इस समय प्रासा और रूस दोनों प्रत्येक उद्योग की आधारशिला माने जाते थे। इन संसाधनों से प्रासा में औद्योगिकरण में भी तेज गति हुई। कई स्थानों पर सूती मिलों की स्थापना की गई। रेल निर्माण भी विस्तार से हुआ। जर्मनी के अनेक नगरों को रेल मार्गों से जोड़ा गया। 1860 में जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों में भी होने लगे, जबकि ऑस्ट्रिया को अपनी रूढ़िवादी नीति ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध के कारण तीव्र आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, और जबकि प्रासा ने अपने बढ़ते व्यापारिक, वाणिज्य और उद्योग के कारण उन्नति कर रहा था। अब देखो, इसका तीसरा कारण है बिस्मार्क का योगदान। ये कारण हम जो है दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप सब घरों में रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।